तो कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आपकी शुरुआत बायोलॉजी की क्लास 11th में यहाँ से होती है और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और हर बार की तरह सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि ये नंबर 1 हो सकता है और कई बार मैंने ये नंबर 0 भी देखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 4 नंबर की कीमत आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। 4 नंबर या 5 नंबर अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपको एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से ऑर्डिनरी मेडिकल कॉलेज में ले जा सकता है। और आपका अगर जस्ट सिलेक्शन हो रहा है तो बिलीव करिए कि सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के पीछे जो है ये 1 नंबर हो सकता है। मान लीजिए कि किसी साल कट ऑफ 580 गई, आखिरी सीट किसको मिली? 580 मार्क्स वाले को। तो मुझे बताइए कि क्या 579 वाला उससे बहुत इंफीरियर था? क्या उसके 579 इसी वजह से आए होंगे कि उसकी नॉलेज वाकई में 580 से कम थी, या ये भी वजह हो सकती है कि उसका टेम्परामेंट ज़्यादा स्ट्रांग है और उसने गलतियां कम की हो। जिस टाइम पर कट ऑफ हाई जाती है तो फिर इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट की बात नहीं रह जाती, लेकिन इसमें एक प्रायोरिटाइजेशन जरूर करना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन ये करना चाहिए कि मान लीजिए कोई चैप्टर आसान है, काफ़ी फैक्चुअल है, आसानी से बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन 1 या 2 ही आने हैं, तो मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि आप एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं। क्योंकि अगर आप 10 साल से देख रहे हैं कि क्वेश्चन किससे आता है, एनसीईआरटी से आ रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। खतरा क्या होता है कि इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आप उतना टाइम लगा देते हैं जितने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने पता लगा 2-2.5 महीने एक चैप्टर में लगा दिया और क्वेश्चन कितना आना है 1, और वो भी क्या आनी है, से फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ एनसीईआरटी, तब आप मेरे को बात बताइए इज इट जस्टिफाइड और नॉट। आप अपनी एनसीईआरटी को बड़े ढंग से पढ़िए। आप देखिए हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर या 5 नंबर किसी दिन बहुत क्रिटिकल कुछ बच्चों के लिए हो सकते हैं। तो देखिए ये मेरे हाथ में फिर एनसीईआरटी है और हम फिर देख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो देखिए पहले तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए। जहां आपकी एनसीईआरटी शुरू हुई है यहां पर एक फोटोग्राफ है अर्नस्ट मायर, और अब आप सोचिए कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में होना चाहिए। थिंक अबाउट बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट और उसको पॉपुलराइज करने में अर्नस्ट मायर का क्या रोल था। हमने पहला ही पॉइंट लिख दिया कि हम बात करेंगे अर्नस्ट मायर की, और अर्नस्ट मायर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम ये भी देख लेंगे एक बार कि इनको कौन कौन से रिकॉग्निशंस, कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं वो वर्ल्ड ओवर मिले हैं, क्यों इनको बहुत ग्रेट माना जाता है, क्या कोई और नाम भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। मैंने एक ये आपके सामने एक बाउंड्री फिक्स कर दी, आपको अर्नस्ट मायर पता होना चाहिए। अब हुआ ये कि जब आप क्लास 11th में आए तो ये 1.1 ये बड़ा अजीब टॉपिक आपको मिल गया शुरू में, व्हाट इज लिविंग। जब आप 10th से आए थे तो आपने ये सोचा कि लिविंग जो है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? लिविंग होती हैं। अब आपको यहां पर आकर के ये समझ में आया कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दैट हाउ टू डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कंसेप्ट यहां पर ये लेकर के आए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। इसका मतलब मेरे पास 1.1 में एक चीज समझ में आ गई कि मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है। से फॉर एग्जांपल मुझे बताइए अगर मैं मैमल्स की बात करूं, अगर मैं मैमल्स की बात करूं तो 4 चेम्बर्ड हार्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। एंड व्हाट अबाउट मेमोरी ग्लैंड्स? यहां से आपको एक क्लू मिलेगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? एंड ऑब्वियसली देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ग्रोथ? ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? सेल डिवीजन से ग्रोथ किस में होती है? प्लांट में किस तरह की ग्रोथ होती है? एनिमल में किस तरह की ग्रोथ होती है?
क्या एनिमल्स में एक एज आने के बाद में सेल डिवीजन होती ही नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सेल डिवीजन बिल्कुल रुक जाती है? सेल डिवीजन होती रहती है एनिमल में थ्रू आउट दी लाइफ, लेकिन क्या उस सेल डिवीजन से एक पर्टिकुलर एज के बाद में ग्रोथ होती है? ग्रोथ आप कह किसे रहे हैं? आप ग्रोथ कह किसे रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज अ ड्राई मास, व्हाट इज अ फ्रेश मास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? फिर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है उसके बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, और क्यों आप ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हैं और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह रहे हैं? एंड ट्राई टू थिंक अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो ये वो सारी की सारी बात आप ये समझिए, जहां पर आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इस पैराग्राफ के अंदर ये बात आ गई है। सो अब हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो अब आपकी एनसीईआरटी बात करती है रिप्रोडक्शन की। सो मुझे ये बताइए कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, और रिप्रोडक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं कि जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बायस हो जाते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को? कहीं हमारे दिमाग में रिप्रोडक्शन में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं आता? कहीं हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर देते ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को? क्या आप दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं? क्या आप जानते हैं व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? क्या फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं? एक पेरेंट चाहिए कि दो पेरेंट चाहिए? ये जो चीज है आपके दिमाग में बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। और मॉनरन्स की खास तौर पे जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, तब कुछ और कहानी है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ लेटरल जीन ट्रांसफर इन प्रोकैरियोट्स? सो प्रोकैरियोट्स में मैं आपके लिए एक शब्द कह रहा हूं कि लेटरल जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया में किसे कहते हैं, एंड व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? किस तरह से ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है? वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे लेटरल जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया में पॉसिबल है? और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है। फिर सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का ट्रायंगल समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं एक इस तरह का ट्रायंगल बना लूं तो मैं कह रहा हूं सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है? क्या रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन से होती है? क्या ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है? प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आर यू एब्सोल्युटली श्योर कि अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो ग्रो कर रहा है कि रिप्रोड्यूस कर रहा है? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे ये जो बाउंड्री है वो बहुत ब्लर होनी शुरू हो गई है और हमें बहुत अच्छी तरह से नहीं पता कि ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करें, खास तौर पे प्रोकैरियोट्स ही नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में? सो मुझे ये बात समझ में आ गई कैसे प्लेनेरिया में जो रीजनरेशन होता है, व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ ट्रू रीजनरेशन? सो मुझे बताइए, जब मैं प्लेनेरिया की बात करता हूं और उसमें मैं कहता हूं कि ट्रू रीजनरेशन है, तो ये ट्रू रीजनरेशन मैंने ऐसे ही बोल दिया या ट्रू में ट्रू का कोई मतलब है? ये भी बात बड़े ध्यान से मुझे समझिए। केवल रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन में क्या अंतर हो सकता है, और क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है ट्रू रीजनरेशन के लिए? आपने फ्रेगमेंटेशन की, हर एक चीज पूरा का पूरा एडल्ट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर गई, अब ग्रो कर गई या रिप्रोड्यूस कर गई? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट। सो फिर आपको यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि बाउंड्रीज बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। और फिर आपकी एनसीईआरटी देखिए एक बड़ा अच्छा बात करती है। मान लीजिए देयर इज अ कपल एंड दिस कपल नाउ रीचेज अराउंड 70 years of age and unfortunately they are unable to conceive a child in their married life। नहीं हुआ उनके कोई बच्चा, तो आप क्या 70 साल के बाद में उन्हें ये कह देंगे कि आप लिविंग नहीं है, बिकॉज दे डिड नॉट रिप्रोड्यूस? नाउ व्हाट अबाउट म्यूल? आपकी एनसीईआरटी म्यूल की बात कर रही है। बहुत सारे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टेरिलिटी? स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड, से फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन कंटेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलिटी एंड पोटेंसी? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो आपको एग्जैक्टली पता है स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है। और फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। और उसके बाद में देखिए, मैंने बहुत क्वेश्चन मास्टर क्लास में आपसे कराए हैं। मुझे ये बताइए कि ये सेल ऑर्गेनाइजेशन का क्या चक्कर है? व्हाट एग्जैक्टली, मुझे ये सोच के बताइए कि सबसे छोटी जिंदा, अकेले जिंदा रहने वाली चीज क्या है?
तो आपका आंसर सेल आएगा। इसका मतलब कोई भी चीज अगर सेल से छोटी है, आगे आपकी एनसीईआरटी सेल में इस बात को बताएगी आपको, कोई भी चीज जो सेल के स्ट्रक्चर से छोटी है खुद जिंदा नहीं हो सकती। नाउ ट्राई टू थिंक व्हाई वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग बाय मेनी साइंटिस्ट। क्यों फिर आप आंसर इसमें देना शुरू करते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म यूज करता है, मेटाबॉलिक मशीनरी यूज करता है होस्ट की। मैं आपको पहली चीज ये बता रहा हूं कि आपको लगता है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट सेल है। और सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है? सेलेक्टिवली परमिएबल किसे कहते हैं? उसकी वजह से इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस कैसे मेंटेन होगा, और किस तरह से इंटरनल स्टेट कांस्टेंट रहेगी और स्टडी रहेगी और नॉट इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, और फिर हम उसको लिविंग स्टेट कहेंगे। सो आगे बायोमोलिक्यूल्स में आपकी एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करती है, लिविंग स्टेट, जिसमें वो कहती है कि लिविंग स्टेट इज अ स्टेडी इंटरनल स्टेट that is different from the external state and is not in equilibrium with the environment। और फिर वहां पर आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि फिजिक्स में हमें ये सिखाया गया है कि सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। और फिर आपकी एनसीईआरटी कहती है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमेशा काम करना है तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब अगर लिविंग स्टेट का मतलब यह है कि आपको किसी भी कीमत पर एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में नहीं आना है, तो आपको कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म से आती है। इसका मतलब जब हम यह देख रहे हैं कि कम से कम जिंदा चीज क्या है, सेल है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल प्रोडक्ट्स के बने हैं, सारे सेल्स के चारों तरफ सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हो सकती है, नहीं हो सकती है, इंटरनल एनवायरनमेंट डिफरेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इंटरनल स्टेडी स्टेट रखते हैं इन स्पाइट ऑफ एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल स्टेट, जिसे आप होम्योस्टेसिस कहते हैं, और इसके लिए कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको मेटाबॉलिज्म से आ रही है। तो अब हमें यह समझ में आया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है, एक सेल होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, आपकी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल है, डजंट मैटर, लेकिन है तो एक एक सेल। और सेल के चारों तरफ हमने क्या कहा, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट बाहर से डिफरेंट है, हालांकि उसको सारी जरूरतें किससे पूरी हो रही हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही पूरी हो रही हैं। सो मुझे उम्मीद है ये कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेल के अंदर क्या हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, और सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर भी हो सकते हैं। आप 12th में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, एक निरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम बनाया था, इस तरह के कई सेल फ्री सिस्टम है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आइसोलेट करके मेटाबॉलिक रिएक्शन करा सकते हैं। क्या कहें उनको, लिविंग रिएक्शन कहें कि लिविंग थिंग कहें, और बॉडी के अंदर क्यों आप उनको लिविंग थिंग कह रहे हैं? क्या फर्क पड़ रहा है सेल के अंदर होने में? क्यों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद मेटाबॉलिज्म इज बिकमिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? सो दैट मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे कहा कि सेल ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की। मुझे उम्मीद है मैं थोड़ा बहुत आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा पाया। देखिए, इस क्वेश्चन में समझाने के लिए शुरू का पार्ट है, इसीलिए मैं यहां पर आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करी, आप ये काम सेल फ्री सिस्टम में कर सकते हैं, इन विट्रो कर सकते हैं। फिर मुझे ये बताइए कि आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि लिविंग रिएक्शन और लिविंग थिंग, या आपने केवल लाइन पढ़ के रट ली? क्या आपको समझ में आ रहा है यहां पर एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है कि लिविंग थिंग और लिविंग रिएक्शन में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, बल्कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं, उनके अंदर करीब करीब सारे रिएक्शंस, बल्कि मुझे कहना चाहिए सारे रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज एंजाइम्स, और उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और आपको क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं इसको होम्योस्टेसिस से? क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि यू डू नॉट नीड टू फॉल इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट? आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना नहीं हो सकता जितना एनवायरनमेंट का, आप काम नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। सो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इसको आप एक बार और पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन पढ़ेंगे, और जो मैं समझा रहा हूं उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिविंग थिंग, लिविंग रिएक्शन, इसका मतलब एक्चुअली क्या है। उसके बाद में देखिए, बड़े ध्यान से समझिए, मैं मान लीजिए बहुत धूप में खड़ा हूं और मुझे गर्मी लग रही है। सो व्हाट वुड बी माय रिस्पॉन्स? क्या करूंगा मैं क्या करूंगा सोच के? सो इसका मतलब मैं किसी ठंडी जगह में जाना चाहूंगा, किसी ऐसी जगह जाना चाहूंगा जहां शेड हो और मेरे ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे, मैं इस गर्मी से बचने की कोशिश करूंगा।
So I am responding to a situation. I am not responding, I am responding meaningfully to a situation. I am responding meaningfully to a situation to maintain the homeostasis, ताकि मेरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो खराब ना हो सके. Are you understanding what I am doing? मैं केवल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्स कैसा दिखा रहा हूं, कैसा दिखा रहा हूं, मीनिंगफुल. और उसकी वजह से क्या अचीव करना चाह रहा हूं, जो कॉन्स्टेंसी है मेरे अंदर, ये मैं करना चाह रहा हूं कि मेरे अंदर ये जो कॉन्स्टेंसी मेंटेन है ये खराब ना हो. तो चेंज इन एनवायरनमेंट को हम कहते हैं स्टिमुलस. तो किसी ने आपको गर्म चीज से टच किया, ठंडे चीज से टच किया, कोई पिन चुभोया, तो आपने उसने आपका यहाँ का क्या किया है, एनवायरनमेंट चेंज किया. क्या करते हैं आप, किसी गर्म चीज को हाथ लगाएंगे तो क्या करते हैं, जबरदस्ती और थोड़ी पकड़ लेते हैं उसको, आप बचते हैं उससे. ये मीनिंगफुल रिस्पॉन्स है. इसका मतलब आप नॉक्शियस स्टिमुलस से दूर जा रहे हैं. इसका मतलब आप नहीं चाहते कि आपके अंदर का जो सिस्टम है वो किसी भी तरह से गड़बड़ हो जाए. ये बात याद रखिएगा. सो इसका मतलब मैंने ये कहा कि आप सेंस कर पा रहे हैं एनवायरनमेंट को, आप समझ पा रहे हैं स्टिमुलस क्या है, और जो चेंज इन एनवायरनमेंट है इसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, मीनिंगफुल, बिकॉज यू आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट. आपके ब्रेन में बहुत सारी मेमोरीज बनी हुई है पुरानी चीज़ों के हिसाब से, या लोगों से जो आपने सुना है उसके हिसाब से आप अपना क्या कहते हैं, एक्शन प्लान करते हैं. कुछ आपकी बॉडी के अंदर स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स हैं. सो आप जब किसी गर्म चीज़ को पकड़ के छोड़ते हैं तो पूरा पीछे हटते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है. आपने कई बार देखा होगा कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और सामने बैरियर है, और गाड़ी बैरियर के नीचे से निकल गई तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए भी आप सिर झुका देते हैं. प्रोटेक्टिव चीजें आपके लोअर ब्रेन में घुस गई हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है. ये सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये कहता है कि किसी भी तरह खतरे से बचिए. ये आपका गो टू रिस्पॉन्स है. और यही प्रॉब्लम कई बार स्टडीज में आ जाती है. देखिए मैं आज आपको कितनी बड़ी बात बता रहा हूं. यही प्रॉब्लम कई बार स्टडीज में आ जाती है. आपका गो टू रिस्पॉन्स क्या है, आपका लोअर ब्रेन काम करता है या हायर ब्रेन सेरिब्रम काम करता है. क्योंकि लोअर ब्रेन पहले इवॉल्व हुआ है हायर ब्रेन से, और वो सर्किट पहले बने हुए हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें एमिगडाला. ज्यादातर लोग एमिगडाला से काम करते हैं. इसका मतलब यह हुआ जैसी सिचुएशन आई तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, और पैनिक में वो जो प्रोटेक्शन की वाली कहानी होती है, दे रन अवे फ्रॉम द फियर, और वो फियर को कन्फ्रंट नहीं करते, और इसीलिए उनको क्या नहीं मिलती, कई बारी सक्सेस नहीं मिलती. कई बारी आप देखिए बहुत इमोशनल टाइम वेस्ट होता है हम लोगों का. आपने अपने छोटे भाई बहन को थप्पड़ मार दिया, से फॉर एग्जांपल, अब वो 3-4 घंटे जो है मतलब फिर आपको बड़ा गिल्ट फील हो रहा है. सो आपने क्या किया, ये आपने अपना टाइम क्या किया, इमोशनली क्या कर दिया, खराब कर दिया. लेकिन आपको एक सेरिब्रम मिला हुआ है. आर यू एबल टू एनालाइज द थिंग? क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये फियर रियल है कि नहीं है, और अगर ये फियर आ भी गया तो मेरे पास क्या क्या तरीके हैं इस फियर को मिटिगेट करने के, इसके इफेक्ट को डैम्पन करने के, इससे बचने के, और कुछ गड़बड़ हो भी गई तो मैं उसके बाद और क्या कर सकता हूं. अगर आप ये काम करेंगे तब आप देखेंगे कि यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स द सक्सेस. दिस इज वेयर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, आप उनको टेस्ट अनाउंस कर दीजिए, आप उनसे ये कहिए कि बेटे कल आपका टेस्ट है. 90% ऑफ देम विल से सर परसों ले लो या 6-7 दिन बाद ले लो. अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा क्यों रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे, क्या होगा, आपके 0 आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है. आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. आपको रियलिटी चेक हो जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इस टाइम तक ये तैयार होना था, और ये तैयार होने की वजह से ये मेरे नंबर आने चाहिए थे, और ये मेरे नंबर नहीं आए. कोई बात नहीं, अब मुझे ये समझ में आ गया कि इस प्रैक्टिस टेस्ट से मेरे टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं, और मुझे किस स्फीयर में काम करना चाहिए, और किस तरह से मैं इस चीज को दोबारा नहीं होने दूंगा. लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोगों में ये कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए आपके टीचर्स भी जनरली आपके हिसाब से ही टेस्ट रखते होंगे, बिकॉज नोबडी वांट्स टू. देखिए कुछ लोग इसमें नेगेटिव स्पाइरल में जा सकते हैं. क्या, मैं बहुत से लोगों को सुनता हूं नंबर तो आ नहीं रहे, फायदा क्या है, और खराब हो जाते हैं, और पढ़ाई नहीं होती उनकी. ये रिस्पॉन्स ठीक नहीं है. इस टाइम पर आपका रिस्पॉन्स कुछ और होना चाहिए. आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, नंबर क्यों नहीं आए, क्या कमी छोड़ दी मैंने, और ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे समझ में आ गया कि मेरे इतने पढ़ने के बावजूद भी मेरे से नहीं हुए. तो कितना बढ़िया टेस्ट हो गया कि इसने मुझे मेरी कमी बता दी, इसने मुझे ये बता दिया कि मुझे क्या क्या याद नहीं है, इसने मुझे ये भी बता दिया कि आगे का रास्ता क्या है. एंड दैट इज वाई फॉर हेवन्स सेक इट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट एंड इट इज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिस. इसे टेस्ट या प्रैक्टिस कहते हैं.
सो ये जो मीनिंगफुल रिस्पॉन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बायोलॉजी हो रही है या क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बड़ा काफ़ी अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा हूँ कि क्यों कुछ अच्छे बच्चे कई बारी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग विद यू। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसी पार्ट में मुझे कुछ पढ़ाना है, बाद में तो आप जानते हैं इट इज़ अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपको सब बहुत आसानी से आती होगी। मैं 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख दूंगा। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, अपने बारे में कॉन्शियस क्या है। ठीक है, कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, सामने मुंह पे मत बोलिए, कोई बात नहीं, बाद में आप कहेंगे अरे वाह इसने मेरी तारीफ करी। सो इसका मतलब तारीफ करने से ह्यूमन बीइंग चलते हैं। सो देखिए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्रिटिसिज्म कभी भी किसी आदमी से कोई काम नहीं करा पाएगा। आप ये बात समझ लीजिए, क्रिटिसिज्म कभी भी किसी आदमी से कोई काम नहीं करा पाएगा, लेकिन इट इज अ टू वे सिस्टम। जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत समझाने के तौर पे, देन द पर्सन शुड बी रेडी टू टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, तब वो काम होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप ये देखेंगे, मैं आज आपको साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, अपनी मेंटेलिटी को चेंज कीजिए। आप ये सोचिए कि ये मेरी लाइफ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मेरे साथ जो हो रहा है उसकी वजह मैं हूं। आई कैन नॉट अलाउ एनी एक्सटर्नल फोर्स टू डिसाइड माई डेस्टिनी। दिस इज दिस इज वॉट यू शुड थिंक। ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, कोई नहीं कर सकता इसको। आई एम नॉट अलाउइंग एनीबडी टू चेंज माई लाइफ। कैसे दे दूं मैं अपनी जिंदगी की जो बागडोर है किसी ऐसे आदमी के हाथ में जो उसे नीचे जमीन में मतलब पाताल में घुसा दे। आई कैन नॉट अलाउ इट। और अगर मैं कर रहा हूं सो आई कैन नॉट कंप्लेन लेटर ऑन। So there is a very very important thing to understand. You have to be mentally very strong to be successful in life. So academics plays only 20-30% of the role. Believe me what I am saying. और इसके अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए जिंदगी में सक्सेस होने के लिए। तो यहां पर जब कॉन्शियसनेस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। कॉन्शियसनेस अभी मैं 5 मिनट में आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूं। कॉन्शियसनेस इज अ ह्यूज टॉपिक। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे इसके बारे में बहुत समझेंगे, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी एक्चुअली क्या होता है कॉन्शियसनेस के, कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, क्या खाली आंख खोल देना, क्या किसी दर्द को महसूस करना, यही एक कॉन्शियसनेस है, या किसी चीज को समझना एक कॉन्शियसनेस है, किसी चीज से इंटरफेरेंस करना, इमोशनली अटैच होना, किसी के लिए एम्पैथी रखना, क्या चीज है कॉन्शियसनेस के, कितने डायमेंशंस है। सो ये सारी चीजें हैं, पर ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो मैंने वो जो गर्मी की बात करी थी, जब आप हटकर के शेड में आ गए तो आपने उसे रिस्पॉन्स किया। तो अगर मैं किसी मेटल के पीस को गर्मी में डाल दूं तो वो एक्सपेंड करेगा। आप कहेंगे सर ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, पर क्या ये मीनिंगफुल रिस्पॉन्स है? क्या आपकी तरह ये कर रहा है कि ये वहां से बच के अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंसी की करने की कोशिश कर रहा है? सो कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस खाली ह्यूमन बीइंग्स में, कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस, मीनिंगफुल रिस्पॉन्स, ट्राइंग टू कीप द कंडीशंस स्टेबल, मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, these two becomes the defining property of the life। बाकी सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, लेकिन हमने क्या कहा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। फिर आपकी एनसीईआरटी यहां पर एक बहुत बढ़िया बात पूछती है कि क्या आपको एग्जैक्टली, सो लेट अस लुक एट कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस की बात हुई, फिर हम ये कह रहे हैं कि क्या आप ये जानते हैं कि ब्रेन डेड, देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए, ब्रेन डेड कॉमा और डीप स्लीप में क्या अंतर है? तीनों स्टेट अनकॉन्शियसनेस की हैं, मुझे बताइए कि तीनों में एग्जैक्टली अंतर क्या है। और इस तरह के से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है तो क्यों है? सो ये 3 टर्म मुझे ढंग से पता होनी चाहिए, व्हाट इज ब्रेन डेड, व्हाट इज कॉमा, व्हाट इज डीप स्लीप। और इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है, ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं और ये एक्चुअली किस तरह से इमर्ज हो रही हैं, लोअर लेवल पर है कि नहीं है?
से मान लीजिए सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है, तो हर लेवल पर क्या जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन हो सकती हैं नीचे से। क्या आप एक ऑर्गेनली से पूरे सेल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या केवल एक सेल के टाइप से टिश्यूज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? से फॉर एग्जांपल व्हाट आर दीज इमर्जिंग प्रॉपर्टीज एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताइए कि मैंने आपको पहिए दे दिए, मैंने आपको व्हील्स दे दी, मैंने आपको सीट्स दे दी, मैंने आपको कार का इंजन दे दिया, स्टीयरिंग दे दिया, और जो भी चीज़ चाहिए वो सारे पुर्जे दे दिए। अब क्या आप इससे कहीं चले जाएंगे? क्या आप इससे कहीं चले जाएंगे? मैंने अलग अलग बक्सों में आपको ये सारे के सारे कार के पार्ट्स दे दिए, एक बक्सा ये रहा, एक बक्सा ये रहा, एक बक्सा ये रहा, एक बक्सा ये रहा, तो क्या आप कहीं चले जाएंगे इससे? अब इससे अगर आपने कहीं जाना है तो इनको मीनिंगफुली जोड़ करके फिर जो चीज़ बनेगी वो क्या इमर्ज होगी, और फिर उसमें वो प्रॉपर्टी आएगी कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। क्या स्टीयरिंग ले जाएगा अकेला? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और क्या, मुझे एक बात बताइए, मैं 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 400 ग्राम फैट, 400 ग्राम से फॉर एग्जांपल प्रोटीन और 100 ग्राम न्यूक्लिक एसिड और थोड़ा पानी और मिनरल एक जगह रख दूं तो मैं ये कह दूंगा कि ये 700-800 ग्राम का ऑर्गेनिज्म है? ऐसे ही हो जाएगा क्या ऑर्गेनिज्म? आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म बने तो इसी चीज के हैं सर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इन सब चीजों के, पर यही तो हमने दे दिया, पर क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है, और अक्सर इस टॉपिक को आपने नेग्लेक्ट किया होगा, ये भी मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, लेकिन कैन यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी थिंक लाइक दैट द बायोलॉजी बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। हम पढ़ेंगे क्या? केवल रटने से काम नहीं चलेगा, डेफिनेटली आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, नो डाउट अबाउट इट। फैक्चुअल चीजें कैसे याद करते हैं? देखिए, फैक्ट को याद करना होता है। देखिए, मैं हर बार बच्चों से कहता हूं एजुकेटेड का मतलब पढ़ा लिखा है, और आप में से ज्यादातर लोग खाली पढ़े पढ़े आप लिखने की जहमत नहीं करते, इसीलिए आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मोटर मेमोरी नहीं बनती आपकी बॉडी में। तो आप पढ़ा लिखा में आधा काम कर रहे हैं, आप पढ़ा है, आप लिखे नहीं है। आप याद ही नहीं कर सकते अगर आप किसी चीज को बार बार लिखेंगे नहीं, भूल जाएंगे उसको बार बार। और फैक्चुअल चीज एक बार याद नहीं की जाती, उसकी फैक्ट शीट बनाई जाती है और उसको हर कुछ दिनों में रिवाइज किया जाता है, एंड व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन गोज अगेन एंड अगेन थ्रू द साइनैप्स, इट बिकम्स फैसिलिटेटेड। दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी। एक दिन में कोई चीज याद नहीं होती, तो आपने एक ब्यूटीफुली लिखी है, अगर कोई चीज पेपर पे नहीं है तो आपके दिमाग में नहीं है, ये बात तय है। सो कोई चीजें दो बार बनती हैं, पहले दिमाग में, लेकिन फिर बाद में रियलिटी में। पहले सोचना पड़ता है, फिर आप लिखिए, और अगर आपने कोई चीज लिखी नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। बहुत कम लोग टेक्नोलॉजी का ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। सो वी ओल्ड टाइमर्स, वी हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग इट ऑन पेपर, सो मोस्ट ऑफ द वर्क्स गेट डन. We are not good in technology. That I'm not saying that technology is bad. What I am saying is, are you able to use technology in a positive manner? क्या आप उसके अंदर जो कैलेंडर, ऑर्गेनाइजर, जो आपके वो सारी चीज़ें उनका इस्तेमाल करते हैं, या फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें देखते हैं, खाली यूट्यूब चैनल देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, प्राइम वीडियो देखते हैं, और पता नहीं कौन कौन से वीडियो आ गए हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन उसका जो पावरफुल टूल है, क्या आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको इस्तेमाल किया? अगर किया तो वो हमारे टाइम से बहुत बेहतर है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम लिख जरूर लीजिए, क्योंकि जब तक अगर आपने लिखा नहीं, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। So this is how the factual things are to be prepared. I hope this is very very clear to everybody who is watching this video. So मुझे उम्मीद है कि ये जो पर्टिकुलर जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये कुछ अजीब सा डिस्कशन हो गया है. It has becoming probably a life coaching type of exercises rather than basically pointing out to the questions only that may come from this particular chapter. And it is very 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 prudent, it is very pertinent, it is very very clear कि जब हम बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में ही कम से कम अपने फंडामेंटल सिस्टम्स तो ठीक कर लें, क्योंकि अभी तो इसके बाद में 22 चैप्टर यहाँ पर हैं और 16 चैप्टर किस में है, 11th NCERT में 38 चैप्टर्स. इट इज अ लॉन्ग जर्नी एंड इट हैज टू बी डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर. और इसको एक तरीके से करेंगे. आपको एक बहुत बड़े टास्क के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, और फिर हर एक टास्क को आपको अप्रोच करना पड़ता है. शुरू में आपको समझ नहीं आएगा कि बाद में बनेगा क्या, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे तो एक ब्यूटीफुल पिक्चर उभर के आएगी, अगर आपने सारे काम ठीक से किए हैं तो. सो ये भी बात याद रखिए. तो मैंने आपको ये कॉन्शियसनेस से
कितना बड़ा भाषण दे दिया है। खैर आगे चलते हैं। तो मैंने ये कहा कि इसके बाद बहुत आसान है, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं, कितने लिविंग स्पीसीज के बारे में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। कई बार क्वेश्चन आता है 1.7 से 1.8 मिलियन। क्या आप अकेली सबको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्या 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज अलग अलग करके पढ़ सकते हैं आप? तो नहीं पढ़ सकते। तो क्या करें? क्लासीफाई कर देते हैं। तो क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की? अच्छा, इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या करें? क्लास 9th एनसीईआरटी याद कीजिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या एक्सटर्नल फीचर पे कर दे? क्या केवल मॉर्फोलॉजी पे कोई एक कैरेक्टर लेने कि जो भी नीले रंग के हैं वो सब एक तरफ है, जो भी मतलब पीले रंग के हैं वो सब एक तरफ है, इस तरह से क्लासिफाई कर दे? इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्लैडिस्टिक्स किसे कहते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्यों जरूरत है? क्या वजह है कि मॉर्फोलॉजी को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए? क्या आप जानते हैं व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एक जैसे लग सकते हैं। आप जानते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, और फिर आप गलती करेंगे तो हर उड़ने वाली चीज़ चिड़िया नहीं है और हर तैरने वाली चीज़ मछली नहीं है, ये भी आप जानते हैं। सो इसका मतलब पता कैसे चला? या तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे या कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे, कोई ना कोई ऐसा फीचर देखेंगे जिसकी इवोल्यूशनरी बेसिस हो। से फॉर एग्जाम्पल विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सारे ऑर्गेनिज्म पहले उनको हटा दीजिए जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच कौन गए? जो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, उनमें उनको हटा दीजिए, यूनिसेलुलर है। क्योंकि फिर बाद में क्या इवॉल्व हुई? मल्टीसेलुलैरिटी। तो फिर आपके पास यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच गए। फिर आपने ये कहा कि आप सेल वॉल देख लेते हैं, सेल वॉल है कि नहीं है, है तो कैसी है, ये आपने क्लासीफाई कर दिया। या मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे देख लीजिए, खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ में कैसे है? होलोजोइक है कि पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक है? फिर वही का वो पांचों किंगडम वैसे ही आएंगे, पांचों किंगडम वैसे ही आएंगे। द ब्यूटी ऑफ फाइलोजेनी एंड क्लैडिस्टिक्स इज दैट यू विल रीच द सेम कंक्लूजन एंड इट विल गिव यू द ट्रू पिक्चर ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आपने ये कहा कि 17-18 लाख को पहचानेंगे, चलो क्लासीफाई करेंगे। अब इसका नाम क्यों रखे? नाम क्यों रखे? आप जानते हैं कि क्यों यूनिवर्सल रूल होना चाहिए नॉमेनक्लेचर का, ये सब आपको आता है। जैसा मैंने आपसे कहा था, अब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जो मुझे आज आपसे बात करनी थी मैं कर चुका। अब तो आप सब जानते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, क्यों एक ही नाम होना चाहिए पूरे वर्ड में। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में ही इतने नाम हो सकते हैं किसी चीज़ के कि आपकी समझ नहीं आएगा कोई क्या कह रहा है। फिर वो यूनिवर्सल रूल्स क्या है, लैटिन क्यों इस्तेमाल किया, कैसे लिखते हैं किसी नाम को, ऑथर का नाम भी आता है कि नहीं आता है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पूछेंगे। सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी में कोई अंतर है या फ्रीली इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं? व्हाट इज टेक्सॉन, व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की में ये सारे के सारे जो डिफरेंट टेक्सॉन्स हैं, टेक्सा हैं। और फिर आपने ये बताना है कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो कैटेगरी ज़्यादा इंक्लूसिव होगी कि एक्सक्लूसिव होगी? तो नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? ये चीज़ आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद में इस टेबल से कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार इस टेबल से क्वेश्चन आता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है कि प्लांट में अगर आप फैमिली डिनोट कर रहे हैं तो सफिक्स क्या लगेगा, ऑर्डर कर रहे हैं तो सफिक्स क्या लगेगा, एनिमल्स में सफिक्स क्या लगेगा, व्हाट इज ALES, एल्स किसके लिए शब्द आएगा, इसका मतलब इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। क्यों फाइलम और डिवीजन में कोई अंतर है क्या, कि किस तरह से ICBN ICZN क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में टेक्सोनॉमिक एड्स है, ये बहुत बहुत सिंपल फैक्चुअल है, आप सब जानते हैं। व्हाट आर फ्लोरा, व्हाट आर मैनुअल्स, व्हाट आर मोनोग्राफ्स, और की के बारे में भी आप जानते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आखिर में ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, ये सब आपको आता होगा। जो पहला पार्ट मैंने आपको कराया, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे और अपने विचार मुझ तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सो जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि मतलब जो मैं शुरू में कह रहा हूँ आप मुझसे सहमत हैं या नहीं हैं, या क्या आपके विचार हैं। लेट अस हैव अ फ्री डायलॉग इन दिस। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए
और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।